ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक बद्दुआ है, एक औरत के बारे में जिसके पेट में 3 दशक पुरानी नफरत पल रही है। एक गौशाला है जहां एक बच्चा अधूरा रह गया और फिर वो भयानक धुआं नैना में समा गया जो हर रात उसके शरीर पर खूनी निशान छोड़ता था। दरवाजा तो बंद था लेकिन भूत अंदर था। और सबसे बड़ा डर ये है कि नैना का पति विराज जान गया है कि उसकी पत्नी के पेट में उसका वो भाई है जो 30 साल पहले मर गया था। अब वो 3 हो गए हैं। अगला शिकार कौन होगा? सुनो और गौशाला के उस राज को महसूस करो जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। गांव के आखिर में एक पुरानी सुनसान गौशाला है। लोग उसे भूतिया बाड़ा कहते हैं। सच कहूं तो वो जगह डर का टाइम कैप्सूल है। उसकी ईंटें और अंधेरा डर फैलाते हैं। हवा में अजीब सी नमी और सड़ी घास की बदबू आती है जैसे कुछ सदियों से सड़ रहा हो। रात में अजीब सी खामोशी छा जाती है जैसे हवा भी सांस लेना भूल गई हो। इस जगह का इतिहास इतना पुराना है कि गांव के बूढ़े लोग भी यहाँ जाने से डरते हैं। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक आत्मा नहीं बल्कि पूरा खानदान भटक रहा है और किसी का इंतजार कर रहा है ताकि अपनी अधूरी कहानी पूरी कर सके। ये गौशाला गांव के सबसे पुराने और भयानक राजों को छुपाए बैठी है और वो राज अब बाहर आने को बेताब है। नैना और उसका पति विराज हर मंगलवार को वहां जाते थे। वे गौशाला को पाक मानते थे, डर को नहीं। उन्हें लगता था कि गाय माता उन्हें बचाएंगी, पर शायद डर उनका इंतजार कर रहा था। एक रात लौटते वक्त नैना को हवा की आवाज नहीं बल्कि किसी के चलने की धीमी भारी आहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज पत्थर पर घिसट रही हो। नैना को लगा कि कोई उनके पीछे है। ये सिर्फ साया नहीं था बल्कि एक भारीपन था, जैसे कुछ अदृश्य उनके कंधे को छूकर गुजर रहा हो। उसने ठंडी सांस अपने कान के पास महसूस की, जैसे कोई काफी करीब आ गया हो। बर्फीली सांस जिसमें मिट्टी और श्मशान की गंध थी। नैना को डर था कि अगर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका दिल फट जाएगा और वो चीज उसे वहीं दबोच लेगी। घर आकर भी नैना का डर कम नहीं हुआ। उसके हाथ पैर ठंडे थे और माथे पर पसीना था। कांपते हाथों से दरवाजा बंद करते हुए उसने कहा, दरवाजा ठीक से बंद करना। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन मुझे लगा कि वो चीज हमारे दरवाजे को छू रही थी, उसे महसूस कर रही थी। ये डर अंदर तक समा गया है। मुझे लग रहा है कि वो चीज अभी भी बाहर खड़ी है और बस हमारे जागने का इंतजार कर रही है। विराज को उसका डर अजीब लगा, लेकिन उसने दरवाजा और कसकर बंद कर दिया और उसके आगे एक भारी कुर्सी भी लगा दी। उसे लगा कि नैना सिर्फ थक गई है, लेकिन उसे नहीं पता था कि खेल शुरू हो चुका है और दरवाजा अब सिर्फ एक दिखावा है। विराज ने मजाक में कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो। लेकिन उसी रात जैसे ही नैना सोई, कमरे का तापमान अचानक गिर गया और हड्डियां तक जमने लगी। दीवारों पर ओस जम गई जैसे फ्रिज खोल दिया हो। नैना ने देखा कि कमरे में नीला चांदी रंग का धुआं आ रहा है। वो दीवारों की दरारों से, यहाँ तक कि प्लग के छेदों से भी रिस रहा था। जमीन से आ रहा था, एकदम ठंडा और चमकदार, जैसे पिघला हुआ चांदी का पानी हो। नैना हिल भी नहीं पाई, उसकी आवाज भी नहीं निकली और वो धुआं सीधा नैना के पेट में समा गया। उसे लगा जैसे किसी बर्फीले पंजे ने उसे जकड़ लिया हो, जैसे कोई ठंडा गीला अंग पेट के अंदर चला गया हो और अंदर से दबाव डाल रहा हो, एक जानलेवा दर्द। नैना पूरी तरह डर गई। कुछ देर तक वो धुआं उसके पेट के पास घूमता रहा, जैसे कोई अंदर से तैयारी कर रहा हो, फिर एकदम से गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अगले दिन से नैना बदल गई। उसका चेहरा पीला नहीं, राख जैसा हो गया था और उसकी आंखें हमेशा थकी हुई रहती थी, जैसे उसने हफ्तों से नींद न ली हो। उसकी चाल भी बदल गई थी। वो जमीन पर घिसट कर चलती थी। कभी वो बिना वजह जोर से हंसती, जैसे कोई और हंस रहा हो। कभी बिना बात के सिसक कर रोने लगती। कभी कोने में किसी खाली जगह को घूरते हुए अदृश्य बच्चे से बातें करती और कहती कि तेरा इंतजार खत्म हुआ या अब तू अकेला नहीं रहेगा। कभी कभी तो वो अपने हाथों से दीवारों पर अजीब से निशान बनाने लगती, जो मिटाने पर भी हल्के रह जाते थे। ये निशान गौशाला की पुरानी दीवारों पर बने निशानों जैसे थे। डॉक्टर ने इसे नॉर्मल बताया, पर नैना चिल्लाई, वो मुझे खरोंच रहा है, मेरा पेट दर्द नहीं करता, वो अंदर से नोचता है। मुझे लगता है कि वो 2 हैं, वे बाहर आना चाहते हैं और वो मेरी बात नहीं सुनते। वो हमेशा अपने पेट को छूकर बोलती थी, ये जगह अब मेरी नहीं रही, ये किसी और का अधूरा घर है और अब दोहरे श्राप का केंद्र बन गई है। मेरा शरीर उनका दरवाजा है।
रात में तो और बुरा हाल होता था। नैना चिल्लाती नहीं थी, बस कांपती थी और उल्टी गिनती गिनने लगती थी। सुबह उसके पेट पर गहरे खूनी पंजे के निशान होते थे। निशान एकदम साफ थे, जैसे किसी ने धातु से बनाए हों, और उनसे ठंडी हवा आती थी। ये खरोंचें हर रात बढ़ती जा रही थी, जैसे कोई गिनती पूरी कर रहा हो। हर रात 2 निशान बनते थे और हर 7वें दिन एक नया निशान आता था। ये निशान इतने ताज़ा होते थे जैसे अभी अभी बने हों, पर नैना को कुछ महसूस नहीं होता था। वह सिर्फ थकान और खून की धीमी मिट्टी वाली गंध महसूस करती थी, जो सूखने के बाद भीग जाती थी। एक अमावस्या की रात बड़ी माँ ने देखा कि नैना बिस्तर पर नहीं थी। दरवाजा अंदर से बंद था। नैना जमीन पर कोने में बैठी थी और एक खाली झूला झुला रही थी। उसकी आवाज बहुत मीठी लेकिन भयानक थी। तू मेरा सूरज है, मेरी आंखों का तारा है, लेकिन तू अधूरा है। उसकी आवाज में किसी बूढ़ी आत्मा की गूंज ज्यादा थी, जैसे 2 आवाजें एक साथ आ रही हों, और हर शब्द के बाद सांप के फुसफुसाने की आवाज आती थी। बड़ी माँ ने डरते हुए पूछा, तू किसकी बात कर रही है? तुझे क्या हुआ है? बेटा, तू ठीक है? नैना ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी नहीं थी, शांत, भयानक और पुरानी दुश्मनी से भरी हुई। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। बड़ी माँ, वो वापस आ गया है, ठीक 30 साल बाद। वो जो गौशाला में अधूरा रह गया था, अब नैना के पेट में है। वह अपनी माँ को वापस लेने आया है, और इस बार वो पूरा होगा। ये बदला आज खत्म हो जाएगा, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि तुमने मुझे अधूरा छोड़ा था। बड़ी माँ का गला सूख गया। 30 साल पहले उसी गौशाला में उनके 2 जुड़वाओं बेटों में से एक की जन्म लेते ही मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने कोई वजह नहीं बताई थी, बस कहा था कि शरीर अंदर से खत्म हो गया था। सच तो ये है कि गौशाला में डिलीवरी के दौरान बड़ी माँ ने एक बच्चे को खुद से दूर कर दिया था, और ये राज किसी को नहीं पता था। गांव वाले कहते थे वो आत्मा अधूरी है, किसी नए शरीर में वापस आएगी। और आज नैना वही सच बोल रही थी जो बड़ी माँ ने दुनिया और खुद से भी छिपाया था। बड़ी माँ को लगा कि पाप का हिसाब लेने का वक्त आ गया है। तभी कमरे में बर्फीला बवंडर आया और खिड़कियों के शीशे हिलने लगे, और लग रहा था जैसे छत गिर जाएगी। दीवारों पर दरारें पड़ गई और उनसे काली मिट्टी गिरने लगी। लाइट्स पागलों की तरह झिलमिलाने लगीं और फिर फूट गईं, जिससे कमरे में अंधेरा छा गया। इतना घना कि आंखें होते हुए भी कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। नैना की आंखें ऊपर उठी। उनकी पुतलियां गायब थीं, सिर्फ सफेद हिस्सा अंधेरे में लाल रंग से चमक रहा था। उसके होठों पर वो डरावनी हंसी थी। मुझे छोड़कर गया था 30 साल पहले, अब नैना को भी साथ ले जा रहा हूँ। मेरा आना अधूरा नहीं रहेगा, तेरा सूरज भी मेरा ही होगा। तू अकेला बचेगा विराज। तभी विराज दरवाजा तोड़कर अंदर आया। उसने देखा कि नैना हवा में है और उसके चारों ओर नीले चांदी रंग की ऊर्जा घूम रही है। नैना, तुझे क्या हुआ है? मेरे पास आ, मैं तेरा सूरज हूँ। नैना की आवाज, जो अब एक गहरी खोखली प्रतिध्वनि थी, चिल्लाई, वह तुमसे प्यार करती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे अपना पूरा हिस्सा चाहिए, और तेरा हिस्सा भी। और अचानक नैना के पीछे अंधेरे से 2 विशाल साए खड़े हो गए। वे 2 जुड़वाओं भाई की तरह दिखते थे, लेकिन वे इंसान नहीं थे, सिर्फ दहशत, जिनकी आंखों में लाल रंग की चमक थी। उनके शरीर से सड़ी हुई मिट्टी और जले हुए मांस की गंध आ रही थी। उनके खड़े होने से कमरे में अजीब सी फुसफुसाहट भर गई, जैसे हजारों मक्खियां एक साथ भिनभिना रही हों, और ये आवाजें सिर्फ पुराने नाम और बड़ी माँ का नाम ले रही थीं। उनमें से एक साया दहाड़ा, माँ के बाद हमें कोई नहीं छोड़ पाया, हम तुम्हारी नैना को भी नहीं छोड़ेंगे। वो हमारी है। हमने 30 साल इंतजार किया है और हमारा तीसरा हिस्सा आ चुका है। वह अब वापस नहीं जाएगा। दूसरे, जो ज्यादा लंबा और डरावना था, नैना के पेट पर हाथ रखा। उसकी आवाज सीधा विराज के दिमाग में घुसी, जैसे कोई हड्डी तोड़ रहा हो। आज वो हमारे साथ जाएगी, हमेशा के लिए, और तू यहीं रहेगा, सिसकते हुए हमारा इंतजार करता हुआ और हमें ढूंढता हुआ, उस गौशाला में जहां तेरा भाई भी है, और हाँ, तेरी माँ भी। विराज की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने देखा कि नैना का शरीर हवा में उठ गया है और दोनों साएं उसे उस दीवार के अंदर खींच रहे हैं। दीवार पर कोई दरार नहीं थी, लेकिन जैसे ही नैना का शरीर अंदर गया, दीवार की ईंटें हिलने लगीं
और उनसे खून की बूंदें टपकने लगीं और फिर सब शांत हो गया। विराज दीवार की तरफ भागा, लेकिन उसके हाथ सिर्फ ठंडी सूखी मिट्टी और ताजा खून लगा। वो जोर जोर से रोने लगा, दीवार पर हाथ मारते हुए, लेकिन वहां अब कोई नैना नहीं थी। उस रात के बाद नैना कभी नहीं दिखी, लेकिन अगले दिन गौशाला के बाहर उसी जगह पर जहां वे रोज खड़े होते थे, एक तीसरा छोटा सा नया निशान दिखा। यह निशान पहले 2 निशानों से गहरा और ताजा था और उसकी उंगलियों की बनावट बच्चे जैसी थी, लेकिन साइज में बड़ी, एकदम भयानक, जैसे बच्चे का हाथ पत्थर में धंस गया हो। यह निशान कह रहा था कि तीसरा आ चुका है और गौशाला का श्राप अब पूरा हो रहा है। गांव वाले आज भी यही कहते हैं, जिसका जन्म अधूरा होता है उसका बदला भी अधूरा होता है। और इस बार उन्होंने सिर्फ नैना को नहीं लिया है, उन्होंने बदला शुरू किया है। वो अब 3 हो गए हैं और अगला इंतजार उसका है जिसने उन्हें जन्म दिया था। गौशाला अभी भी इंतजार कर रही है, अब तीसरे की बारी है और तीसरा सिर्फ शुरुआत है, असली बदला तो अब शुरू होगा। पार्ट 2 में क्या होगा? क्या विराज गौशाला की दीवार के पीछे नैना को ढूंढ पाएगा या वो भी तीसरे साए का शिकार बनेगा? वो तीसरा निशान किसका था? विराज का भाई जो बदला पूरा करने आया है, या कोई और जो अब गौशाला में राज करेगा? और बड़ी मां का राज क्या था?